कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं ईएम वेव्स के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज आई गेस आपको याद ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल बल्ब एमिट्स 10 वॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पावर दे दी आपको 10 वॉट के बराबर इन ऑल डायरेक्शंस, यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब एक पॉइंट सोर्स की बात हो रही है। स्मॉल बल्ब ऑलरेडी दे रखा है, एक पॉइंट सोर्स जो कि हर डायरेक्शन में अपने ईएम वेव्स भेज रहा है। ठीक है, ऐसा एक हिसाब यहाँ पे आपको दे रखा है। पूछा गया व्हाट इज द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। रिमेंबर, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया इसको आपने बोला था पॉइंटिंग वेक्टर, और यहाँ पे एवरेज वर्ड और आ गया। एवरेज ऑफ एस इज नथिंग बट इन क्या था, इंटेंसिटी, है ना। उसी इंटेंसिटी को यहाँ पे इररेडियंस भी बोला गया है। तो एक नई टर्म आपके पास और है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। इंटेंसिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज इररेडियंस फॉर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज पावर पर यूनिट एरिया या इंटेंसिटी या इररेडियंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सोर्स। चमका कुछ कैसे करेंगे। पॉइंट सोर्स यहाँ पे है, हर डायरेक्शन में यहाँ से रेज निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। आपसे पूछा गया इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे बताइए इंटेंसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है। क्या करना चाहिए, पावर पर यूनिट एरिया कैसे निकालेंगे, कौन सा एरिया लेंगे। यस, याद आ गया आप लोगों को। हमने पढ़ा था कि आप अगर आप इसको एक पूरा स्फीयर माने ऐसा जिसपे सारी पावर गिर रही है, जिसपे सारी वेव्स जाके टकरा रही हैं, तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है कि हम उस रेडियस के बराबर एक स्फीयर माने और उस स्फीयर को एरिया मान के हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। तो इंटेंसिटी आएगी पावर बाय 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्फीयर। ये अपना आंसर आएगा। आर आपको यहाँ दे रखा है 1 मीटर के बराबर, पावर आपको दे रखी है 10 वॉट के बराबर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको आएगा पावर इज 10 वॉट, ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या आंसर मिल रहा है फाइनली, 10/4 पाई। 10/4 पाई, 4 पाई इज 3.14 into 4, मतलब लगभग 12-13 के आसपास आएगा। तो 10/12-13 लेस देन 1 आंसर आएगा। ये आंसर आता है लगभग 0.796 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर द इंटेंसिटी। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, UE, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमें पता है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है ई नॉट या ई मैक्स जिसे हम लिखते थे। तो हमें बेसिकली अगर ई नॉट यहाँ पे पता चल जाए तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हिसाब है, हमें यहाँ पे ई नॉट चाहिए। अब ई नॉट कहाँ से आएगा, उसी पॉइंट पे जहाँ इंटेंसिटी आपने ऑलरेडी निकाली है उसी पॉइंट पे पूछा गया ये एनर्जी डेंसिटी। तो ई नॉट कहाँ से निकालें, तो रिलेट करो, हमारे पास इंटेंसिटी ऑलरेडी है। ई नॉट से कैसे रिलेट हो रही थी, क्या फॉर्मूला था, चमका कुछ इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन में यूज किया था ई नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट सी। ये फॉर्मूला था ना एक, यहाँ आप यूज कर सकते हैं इसे। हमें चाहिए ई नॉट स्क्वायर, तो ई नॉट स्क्वायर को आप अलग ले लीजिए, इधर से आएगा 2 म्यू नॉट सी इंटू आई, ये मिला। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी में पता है, सी की वैल्यू में पता है, म्यू नॉट की वैल्यू में पता है, बस यहाँ से आंसर आप लिखेंगे 2 इंटू म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू सी 3 इंटू 10⁻⁸ इंटू आई अभी आपने कैलकुलेट किया था ये। या तो आप इसे 10/4 पाई भी लिख सकते हैं ताकि 4 पाई कैंसिल हो जाए। यहाँ से आप अपना फाइनल आंसर बता सकते हैं। ई नॉट स्क्वायर कितना आ रहा है देखो जल्दी से, ये आपको मिल रहा है 4 पाई कैंसिल हो गया, 6 इंटू ये आएगा 10⁻², 600 है आपका ई नॉट स्क्वायर। यहाँ से आप अपना आंसर फाइनली बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे यू ई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.8 × 10⁻12 वाली, वो आप लिख सकते हैं और अपना आंसर फाइनल यहाँ से बता सकते हैं।
क्लियर? जो फाइनल आंसर आएगा आपको लिख लेता हूँ. आंसर इज 2.65 into 10 raised to power minus 9 joules per meter cube. क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये ई नॉट की वैल्यू नहीं निकालता तो भी अपन इसको कर सकते हैं एक और आसान तरीके से. देखो ई नॉट स्क्वायर आपको यहाँ मिल गया. अब तो वहां रखता हूँ सीधा, तो यू ई का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट स्क्वायर की जगह मैं डालता हूँ 2 म्यू नॉट सी आई. अब देखो यहाँ बन रहा है आपके पास एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट वाली एक टर्म बन रही है ना. याद करो हमने सी को इससे रिलेट किया था, 1/√दिस. ये फॉर्मूला था ना सी का, पक्का? तो अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिखना है तो क्या मैं इसे 1/c² लिख सकता हूँ? यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखो क्या मिलता है, हाफ. ये एक तो हाफ से 2 कट गया, अभी हटाओ, बचा आपके पास सी आई और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. इसको लिख सकता हूँ 1/c². यहाँ से मिला I/c के बराबर. तो ये भी आप अपना आंसर फाइनली बता सकते हैं, यू ई इक्वल टू I/c. आई आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.796 के बराबर. सी के लिए पता है 3 × 10⁸ होती है. यहाँ से भी आप अपना आंसर बताएंगे तो फाइनल आंसर आपको यही वापस मिल जाएगा. तो जैसे भी आप करना चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं है. ठीक है, पक्की बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये देखिए क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग in air whose dielectric constant K is 1.006. What is dielectric constant? क्या होता है ये? कहाँ पढ़ा था आपने? क्या कैपेसिटर के टाइम पे और उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे? यस. क्या होता था? मीडियम का वैल्यू जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते थे. रिमेंबर, के को एप्सिलॉन आर भी आप लिखते थे. तो वो यहाँ पे आपको दे रखा है 1.006. बस आपसे ये पूछा गया कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ विजिबल लाइट इन एयर. स्पीड ऑफ विजिबल लाइट हमें पता है कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो लिखा जाता है c इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. अब जब मीडियम की बात हो गई, यहाँ पे एयर है वो मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मुझे पता है कि एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही किया था, जहां एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर. तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि अब जो सी डैश होगा, सी द मीडियम होगा, वो होगा 1/√म्यू नॉट. एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखा जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. इसको के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं आप. क्लियर है? यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो फिर से बनता है आपके पास c/√k. ये फॉर्मूला आप चाहें तो याद रख सकते हैं. मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय √ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. ये एक फॉर्मूला अपने पास बनता है. और आप इसे अगर स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो c मीडियम का स्क्वायर इक्वल टू c²/k. ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं. या k को अगर लिखना चाहते हैं तो इधर अपन k को लिख लेते हैं. k को हम यहाँ से लिख सकते हैं c²/c मीडियम का स्क्वायर. ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं. तो स्क्वायर के रेशियो में चलता है, बात ध्यान रखना. वेलोसिटी का रेशियो में, यहाँ पे वेलोसिटी के स्क्वायर के रेशियो में के आपको यहाँ मिलता है. ठीक है. तो बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि स्पीड ऑफ विजिबल लाइट इन एयर बताइए, तो यहाँ से आप अपना आंसर बता सकते हैं. सी इन मीडियम विल बी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √1.006. यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. दूसरा जो आपसे पूछा गया, given that the speed of light in glass is 2 × 10⁸, तो उसके लिए आपको k पूछा गया है. ठीक है. तो ग्लास के लिए अगर k पूछा है तो k का भी हमने फॉर्मूला लिखा है, ये होता है c²/c मीडियम का स्क्वायर. ये हो गया 3 × 10⁸ डिवाइड बाय ये गिवन है 2 × 10⁸ का स्क्वायर. ऐसा आपका आंसर आएगा. देखते हैं कितना आता है. ये आपको मिलेगा 9/4, है ना? ऐसा मिल रहा है पक्का. 10⁻10 कैंसिल हो गए. 9/4 विच इज 2.25 के आसपास. तो 2.2 आप इसको लिख सकते हैं, 2.25 लिख सकते हैं. ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से. क्लियर है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये फॉर्मूला जो है ये भी आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय √k
रूट के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, द इंसिडेंट इंटेंसिटी of the on a horizontal surface at a sea level from sun is about 1 kilowatt per meter square। ठीक है भैया, आपसे पूछा गया फर्स्ट में कि assuming that 50% of intensity is reflected and 50% is absorbed। ओके भैया, तो determine the radiation pressure on this horizontal surface, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेडिएशन आ रही है सन से, हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको दे रखा है, तो ऐसा कुछ हिसाब है कि यहाँ एक सरफेस है, यहाँ सन है, सन से जो रेडिएशन आ रही हैं वो इस पे गिर रही हैं, और यहाँ पे आपको पूछा गया कि बताइए प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर पी आर कितना है। अब ये जो यहाँ रेडिएशन आ रही हैं उसमें से क्या बोला है कि भाई पहली बात तो जो यहाँ पे आ रही है इंटेंसिटी उसकी दे रखी है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है कि assuming that 50% of this intensity is reflected and 50% is absorbed, ये आपको यहाँ बोल रखा है। तो याद करो अपन ने इस केसेस देखे थे ऐसे कि जब एक बॉल यहाँ पे आके टकरा रही है या चिपक गई, तो चिपक गई तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ था, mv के बराबर। यहाँ से हमने रेडिएशन प्रेशर निकाला था s बाई सी के बराबर। रिमेंबर दिस थिंग, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, जब हमने देखा था कि के वापस निकल गई तो चेंज इन जो मोमेंटम हुआ था वो 2 mv हुआ था, तो हमने यहाँ पे जो रेडिएशन प्रेशर लिखा था वो लिखा था 2s बाई सी के बराबर। रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, पक्की बात। अब यहाँ पे बोला गया है कि आधा आधा हो गया है, कि भाई आधा एब्जॉर्ब हो गया और आधा रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब हम जब प्रेशर लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रेशर क्या लिखेंगे, टोटल रेडिएशन प्रेशर जो आएगा वो हाफ तो आएगा एब्जॉर्ब वाला और हाफ आएगा रिफ्लेक्ट वाला। एब्जॉर्ब वाला कितना है, एस बाई सी के बराबर, रिफ्लेक्ट वाला कितना है 2s बाई सी के बराबर। ये बात क्लियर हुई, मैंने हाफ हाफ क्यों ऐड किया, क्योंकि 50% एब्जॉर्ब हुआ है, 50% रिफ्लेक्ट हुआ है, तो जो एब्जॉर्ब हुआ उसके हिसाब से एस बाई सी प्रेशर बनता है। अगर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता, 50% एब्जॉर्ब हुआ है तो हाफ ऑफ द एस बाई सी बना। ऐसे जो रिफ्लेक्ट हुआ, अगर पूरा रिफ्लेक्ट होता तो 2s बाई सी प्रेशर वहां पे एक्ट करता, पर हाफ ही रिफ्लेक्ट हुआ इसलिए हाफ ऑफ 2s बाई सी अपन ने वहां पे लिखा। तो ये टोटल प्रेशर आपको बनेगा, इसको अगर सॉल्व करें तो टोटल प्रेशर बनता है 3/2 s बाई सी। क्लियर है। और यहाँ पे आपको s दे रखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ s, ये एरिया आपके सामने 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सी आपको पता ही है, तो फाइनल आंसर आप बता सकते हैं अपना रेडिएशन प्रेशर का 3/2 इंटू, ये आपको दे रखा है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो 1000 आपको दे रखा है, डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸, ये आपको पता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, यहाँ से आएगा सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 पास्कल। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से मिलने वाला है आपको। क्लियर है बात, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आराम से, कोई खास बात नहीं है इसमें। चलिए, इसी का जो सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया, सॉरी सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा वो पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट एट सी लेवल। ठीक है, प्रेशर निकाल लिया, रेशियो पूछा गया है, कोई खास बात नहीं है। रेशियो आपको पी नॉट दे रखा है 1 इंटू 10⁵, तो अपन रेशियो निकाल लेते हैं। पी आर बाई पी नॉट आपसे पूछा गया, पी आर है 5 इंटू 10⁻⁻6, ये आपको दे रखा है 1 इंटू 10⁵, आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻11। इसीलिए जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट नहीं करते हैं कंसीडर, क्योंकि देखो रेडिएशन प्रेशर 10⁻⁻6 में चल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻5 में चल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 10⁻11 में है ना, इसलिए इनको अपन कंसीडर नहीं करते। जब टोटल प्रेशर देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सिर्फ गैसेस का ही देख रहे हैं, रेडिएशन प्रेशर हम वहां पे नहीं देख रहे, क्योंकि कंपेरेटिव टू दिस वो बहुत कम है। ठीक है, बाकी टोटल प्रेशर अगर आप निकालो किसी सरफेस पे, तो गैसेस का प्रेशर है ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, रेडिएशन प्रेशर भी कंसिडर करना चाहिए अगर ऐसा है तो, पर डिफरेंस बहुत छोटा है वो रेडिएशन प्रेशर कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हम वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और देता हूं आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे गिवन है इस इक्वेशन से। यहाँ पे देखो के आपको नहीं प्रोवाइडेड है, के ऐसे दे रखा है, ठीक है। बोला गया आपसे इट कैन बी इन्फर्ड दैट वेवलेंथ कितनी होगी, के वेव नंबर कितना होगा, वेव एम्पलीट्यूड कितना होगा, और वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होगी। ये सारी बातें आपसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्या क्या इसका आंसर हो सकते हैं। तो पहली बात, वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकालते थे, याद कीजिए। ये पहली बात है, आपको गिवन क्या क्या है ये देख लो। अपने को इक्वेशंस अगर कंपेयर करें तो अपने को पता है ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा अपने पास एक इक्वेशन बनती है ना। ये इक्वेशन रहती है। तो क्या क्या इसमें अपने को चीजें पता है। ई नॉट दे रखा है 10 के बराबर, ओमेगा आपको दे रखा है 10⁻7 के बराबर, और के आपको नहीं पता। तो ये दो ही चीजें अपने को पता है बस, ई नॉट और ओमेगा। अब इनसे आपको वेवलेंथ, वेव नंबर, वेव एम्पलीट्यूड, प्रोपगेशन डायरेक्शन, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो कैसे देखा जाए बताइए, क्या क्या फॉर्मूलाज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। भाई अगर हमें के पता होता तो हम यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा यूज करके इन दोनों का एक रिलेशन निकाल लेते हैं, पर यहाँ तो हमें ना तो लैम्डा पता है ना के पता है, तो ये तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, हमें ओमेगा पता है, तो ओमेगा से हम क्या देख सकते हैं, क्या के और ओमेगा का एक रिलेशन था। यस, क्या था, ओमेगा बाई के इक्वल टू सी, एक रिलेशन याद आ रहा है आपको, ओमेगा बाई के इक्वल टू सी। ये कहाँ से आया था, ओमेगा को आप लिख सकते थे 2 पाई एफ के बराबर, के लिखा था आपने 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर, और इसको अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, ये फाइनली बन रहा है एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी। ये अपने पास एक रिलेशन था। तो ओमेगा बाई के इक्वल टू सी ये एक रिलेशन है, यहां से अपन ओमेगा तो बताइए के निकाल सकते हैं। चलिए, तो ओमेगा आपको दे रखा है 10⁻7, सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 इक्वल टू के, ये आपको पता है। तो के आपको मिल गया यहाँ से 1/3 इंटू 10, या 10/3 आप लिख सकते हैं, 3.33, ये आपको मिल गया ओमेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया अपन ने, दिस इज 1/30, ये आपको मिल गया के बराबर। तो क्या वेव नंबर ये आएगा आपके पास 0.033, करेक्ट। ये आपको मिलेगा वेव नंबर 0.033 रेडियन पर मीटर। ओके, अब अगर बात करें, ठीक लिखा है अपन ने, 0.033 रेडियन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन वेवलेंथ की, तो लैम्डा, लैम्डा होता है 2 पाई बाय के के बराबर। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/30, के इज 1/30, ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आपको मिलेगा 60 पाई। 60 पाई इज 3.14, तो ये आएगा लगभग लगभग 180 से ज्यादा, तो 60 इंटू 3.14, ये अगर देखें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे आंसर क्या ये आ रहा है, वेवलेंथ के बराबर वाला आंसर। तो चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। थर्ड आपसे पूछा गया वेव एम्पलीट्यूड। वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, ई नॉट, एम्पलीट्यूड इज ई नॉट। तो एम्पलीट्यूड आपको पता है ई नॉट, ये तो ठीक है, 10 दे रखा है, तो ये बात सही है। ये तो गलत हो गया क्योंकि ये 0.033 आ रहा था। और लास्ट देखें कि जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो क्या है। तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन यहाँ पे अलोंग पॉजिटिव एक्स है या माइनस एक्स। अब वो कैसे पता करें कि ये पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है। तो हमने जब इक्वेशन लिखी थी तो मैंने यहाँ पे एक चेंज किया है, ये हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी वो थी ये ई नॉट कॉस ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको। हमने जो अभी तक इक्वेशन लिखी थी वो लिख रहे थे ऐसा, ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। हम ऐसी इक्वेशन अभी तक यूज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों ऐसा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप अगर अंदर एक माइनस का मल्टीप्लाई कर भी देते हैं थीटा में तो वो सेम ही वैल्यू देता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इक्वेशन के लिए हमने बोला था कि जब एक्स पे आपने यहाँ बीच में एक नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका प्रोपोगेशन था।
जो इसकी वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थी। ये बात आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जब यहाँ बीच में साइन में नेगेटिव आता है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ होती है। अब यहाँ जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें देखिए बीच में पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव एक्स की तरफ होगी। तो आपके जो आंसर यहाँ से सही हो रहे हैं वो ये 1 और 3 सही हो रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे लेमडा को तो ये भी आपको 188 के आसपास मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो आपके 1 और 3 आंसर सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ये आपका सही